हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं बढ़िया हूं बेटा, उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 7 लेके आज मैं आया हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे। अगर वो फंडामेंटल आपको समझ आ गए तो आप रोलिंग मोशन से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन से आप डील कर पाएंगे। तो वन बाय वन बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक्स आज की क्लास में आपको बताऊंगा मैं। तो स्टे फोकस्ड, अच्छे से ध्यान से नोट्स बनाइएगा, एक एक चीज प्रॉपरली फोकस कीजिएगा। रोलिंग मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, देन कंडीशंस ऑफ रोलिंग ओवर इंक्लाइंड प्लेन, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, प्योर रोलिंग, ये सब चीजें आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए बेटा क्विकली स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ रोलिंग मोशन? रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन, जहां पे रोटेशन भी हो और ट्रांसलेशन भी हो। बॉडी रोटेट तो करे ही करे और साथ ही साथ उसका सेंटर ऑफ मास आगे शिफ्ट करे। जैसे जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स के चलने का मैकेनिज्म क्या, उसके अंदर इंजन फिटेड है, इंजन टॉर्क प्रोड्यूस करता है, उस टॉर्क की वजह से व्हील्स रोटेट करते हैं, व्हील्स रोटेट करते हैं। लेकिन क्या व्हील्स अपने एक्सिस पे वहीं पे रोटेट करते हैं या व्हील आगे भी ट्रेवल करता है? व्हील आगे भी ट्रेवल करता है, कार आगे ट्रेवल कर रही है, स्कूटर आगे ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन भी है। व्हील का सेंटर ऑफ मास आगे भी शिफ्ट हो रहा है, व्हील रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है। ऐसे मोशन को हम कहते हैं रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन को किस तरह से स्टडी करेंगे, कंडीशन क्या है, उससे पहले एक बार क्विकली प्योर रोटेशनल मोशन की बात कर लेते हैं। प्योर रोटेशनल, लेट्स इमेजिन अ व्हील, दिस इज अ व्हील विच इज इन अ प्योर रोटेशनल मोड। जैसे मान लीजिए किसी व्हील को हवा में आप रोटेट करवा रहे हैं, बाइक पिछले स्टैंड पे लगा के उसका पिछला वाला व्हील रोटेट करवा रहे हैं हवा में, वो ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं है। तो अगर कोई व्हील बेटा रोटेट कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ एंगुलर स्पीड होगी। सपोज इस व्हील की एंगुलर स्पीड है ओमेगा। अगर इस व्हील की एंगुलर स्पीड है ओमेगा तो आपको याद होगा सर्कुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में हमने एक फंडामेंटल फॉर्मूला डिस्कस किया था, v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो किसी भी पार्टिकल की लीनियर स्पीड कितनी होगी, r इंटू ओमेगा। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर उस पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन r है और एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो उस पार्टिकल की लीनियर स्पीड कितनी होगी, r टाइम्स ओमेगा। तो इसी तरह से बेटा अगर ये व्हील प्योर रोटेशनल मोड में है, c है व्हील का सेंटर, व्हील का सेंटर मतलब व्हील का ज्योमेट्रिकल सेंटर ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। सो c इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस व्हील and A and B are two diametrically opposite points on the wheel। कोई दो diametrically opposite points ले लो। हाँ, ये तीनों मैंने पॉइंट्स एक ही वर्टिकल लाइन पे लिए हैं। पॉइंट B जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, पॉइंट A टॉप मोस्ट पॉइंट है। यहां पर ग्राउंड नहीं है, ये व्हील हवा में रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो बेटा अगर ये व्हील रोटेट करेगा एंड लेट्स इमेजिन द रेडियस ऑफ द व्हील इज r। इस व्हील का रेडियस कितना है, r। ये डिस्टेंस भी r है, ये डिस्टेंस भी r है, ये सारे r हैं, इसका रेडियस कितना है, r। तो देखिए जब ये व्हील रोटेट करेगा इस सेंस में तो पॉइंट A की स्पीड या ऐसा कहें वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, टेंजेंशियल होनी चाहिए कि नहीं। पॉइंट A की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और पॉइंट B की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, यस और नो। हाँ, पॉइंट B की स्पीड कितनी होगी, v ऑफ B दैट इज r इंटू ओमेगा होगी इसी रिलेशन से। तो v ऑफ A भी कितना होगा, r इंटू ओमेगा। पॉइंट A r ओमेगा स्पीड से आगे जा रहा है, पॉइंट B इंस्टेंटेनियसली इस मोमेंट ऑफ टाइम पे r ओमेगा स्पीड से पीछे आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्शंस को भी इंक्लूड करूं, स्पीड तो दोनों की r ओमेगा है, बट अगर वेलोसिटी की बात करें, अगर मैं इसकी वेलोसिटी को r ओमेगा लिख रहा हूं तो इसकी वेलोसिटी को मुझे माइनस r ओमेगा लिखना चाहिए कि नहीं, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो व्हील रोटेट कर रहा है एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ। व्हील की पेरिफेरी पे, व्हील की बॉडी पे कोई पॉइंट यहां ले, यहां ले, यहां ले, किसी भी पॉइंट को ले लीजिए, तो उस पॉइंट की स्पीड कितनी होगी, r इंटू ओमेगा। हाँ, डायरेक्शन अलग अलग होगी। इस पॉइंट की स्पीड लोगे, उसकी डायरेक्शन यहां है, इस पॉइंट की स्पीड चाहिए तो टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही वेलोसिटी की डायरेक्शन है। न्यूमेरिकल वैल्यू वेलोसिटी की व्हील के हर एक पॉइंट, पेरिफेरी पे हर एक पॉइंट की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है वेलोसिटी की, दैट इज r ओमेगा। तो हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं A, C एंड B।
ए और बी डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स है, सी इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, मतलब सेंटर ऑफ मास है। तो क्या सी आगे या पीछे जाएगा? सी की स्पीड कितनी है? सो वेलोसिटी ऑफ सी शुड बी इक्वल टू 0, इजंट इट? व्हील तो अपनी जगह पे ही रोटेट किया जा रहा है, सी तो आगे पीछे नहीं जा रहा ना। तो सी, और वैसे भी रोटेशनल मोशन में हमने कहा था जो पॉइंट्स एक्सिस पे होते हैं वो रेस्ट पे होते हैं, उसको सिवाय रोटेशनल मोशन में अगर किसी बॉडी को आप रोटेट करवा रहे हैं तो एक्सिस वाले पॉइंट्स रेस्ट पे रहेंगे, इसके सिवाय बाकी सारे पॉइंट्स कैसा पाथ डिस्क्राइब करेंगे? सर्कुलर। ठीक है, तो सी पॉइंट सेंटर ऑफ मास कहां पे है? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। तो ये मोमेंटरली रेस्ट पे है। मोमेंटरली क्या? ये लगातार रेस्ट पे है। बाकी पॉइंट्स की स्पीड लगातार आर ओमेगा है। डायरेक्शन सबके अलग अलग है। तो यहां ये 3 पॉइंट्स मैंने कंसीडर किए। ए की वेलोसिटी आर ओमेगा, डायरेक्शन है ये टेंजेंट ड्रॉ की। तो बी की वेलोसिटी भी आर ओमेगा है, हाँ डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा? माइनस आर ओमेगा, राइट। तो जब जब रोटेशन होगी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। इस कंडीशन को थोड़ा और आगे अगर हम इंटरप्रेट करें तो आप देखें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी क्या होना चाहिए? वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ सी 0, 0 माइनस आर ओमेगा। तो पॉइंट सी की वेलोसिटी, वैसे पॉइंट सी रेस्ट में, बट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी कितनी आ रही है? प्लस आर ओमेगा आ रही है। सो जब जब रोटेशन होगी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट नीचे है सबसे नीचे, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सी की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? आर ओमेगा। और डायरेक्शन क्या है? फॉरवर्ड, पॉजिटिव डायरेक्शन। सिमिलरली बेटा अगर आप पॉइंट ए की वेलोसिटी डिटरमिन करें विद रिस्पेक्ट टू बी तो ये क्या होना चाहिए? वी ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी शुड बी वी ए माइनस वी बी। वी ए इज प्लस आर ओमेगा माइनस आर ओमेगा। तो ये कितना आ गया? ट्वाइस आर ओमेगा। तो जब जब प्योर रोटेशन होगी इस पॉइंट की स्पीड इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी की अगर हम बात करें ए की विद रिस्पेक्ट टू बी हमेशा कितनी होगी? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज ट्वाइस आर ओमेगा एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू आर ओमेगा। जब जब रोटेशन होगी तब तब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। ये बात आपको समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम रोलिंग की बात करते हैं। तो बेटा रोलिंग स्टार्ट कैसे होती है? जब भी कोई व्हील रोटेट कर रहा है, अगर ये व्हील इस सेंस में रोटेट कर रहा है और ये पॉइंट इसका ग्राउंड के कांटेक्ट में है, पॉइंट बी, अगर ये सिर्फ रोटेशन रहेगी, अगर ये अपनी जगह पे फिक्स्ड है तो पॉइंट बी की टेंडेंसी क्या है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये पीछे आने की कोशिश कर रहा है। तो अगर सफिशिएंट फ्रिक्शन है ग्राउंड पे तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां एक्ट करेगी? क्योंकि पॉइंट बी का रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहां को होना चाहिए? बैकवर्ड। इसकी टेंडेंसी थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये बैकवर्ड स्लाइड करता, तो यहां पे स्लाइडिंग मोशन के ऑपोजिट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगी। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पॉइंट बी को बाइंड करके रख लेगी ग्राउंड के साथ। एज ए रिजल्ट क्या होगा? पॉइंट बी बंधा रहेगा और इस रोटेशन की वजह से ये व्हील रोल करना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद ये जो पॉइंट ऊपर है बेटा ए, थोड़ी देर के बाद अगर आप देखेंगे तो पॉइंट ए ग्राउंड पे आ चुका होगा और पॉइंट बी ऊपर जा चुका होगा जब इसने हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ली। क्यों? जो भी पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है फ्रिक्शन उसको बाइंड करके रख लेती है, पीछे नहीं जाने देती। जब फ्रिक्शन उसको पीछे नहीं जाने देती एज अ रिजल्ट व्हील फॉरवर्ड पुश हो जाता है। सो दिस इज द कॉज ऑफ रोलिंग। इसमें सेंटर ऑफ मास देखिए आगे चला गया, ट्रांसलेटरी मोशन भी शो किया सेंटर ऑफ मास ने, और व्हील में रोटेशन थी, रोटेशन की वजह से रोलिंग आई। अगर रोटेशन ना होती तो क्या ये रोलिंग आती? हाँ, इसमें रोल दोनों का है, रोटेशन का भी रोल और फ्रिक्शन का भी रोल है। फ्रिक्शन ने इस पॉइंट को पीछे नहीं जाने दिया, इसको बांध के रख लिया ग्राउंड के साथ। एज ए रिजल्ट ये व्हील को आगे ट्रेवल करना पड़ा, सेंटर ऑफ मास आगे शिफ्ट हो गया। तो यहां रोटेशन तो है ही है, रोटेशन के साथ साथ ट्रांसलेशन हो रही है। सच अ मोशन इज सेड टू बी रोलिंग मोशन। तो समझ आया रोलिंग? हाँ, इसी में एक क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ, मैं फिर से बता देता हूं। साइकिल के केस में अगर कोई साइकिल है, ठीक है, तो साइकिल के केस में जब ये साइकिल फॉरवर्ड ट्रेवल करता है तो इसके रियर व्हील पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन और फ्रंट व्हील पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन। तो यहां बेटा पैडल का मैकेनिज्म होता है, पैडल्स होते हैं यहां पे। तो होता क्या, साइकिल या किसी भी व्हीकल में हम पैडल्स की हेल्प से इस व्हील को रोटेट करवाते हैं।
हम क्या करवा रहे हैं, रोटेशनल मोशन दे रहे हैं। लेकिन ये पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में था, जब ये रोटेट होगा, इस पॉइंट की टेंडेंसी थी पीछे जाने की, फ्रिक्शन ने इसको बाइंड किया तो ये फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। लेकिन फ्रंट व्हील पे फ्रिक्शन बैकवर्ड एक्ट करती है। क्यों बैकवर्ड एक्ट करती है? बिकॉज रियल व्हील में रोटेशन हमने दी और रोटेशन की वजह से रोलिंग आई, लेकिन फ्रंट व्हील में रोटेशन हमने नहीं दी, इसको रोटेट नहीं करवाया, इसको तो जस्ट पीछे से धक्का मारा। जैसे ये पीछे वाला व्हील आगे जाएगा तो ये कनेक्टेड आगे वाले व्हील से, पूरा सिस्टम है, इनके बीच का गैप फिक्स्ड है। अगर पीछे वाला व्हील आगे जाएगा तो पक्की बात है आगे वाला व्हील और आगे जाना चाहिए, आगे वाले व्हील को और आगे जाना चाहिए। तो हम बेसिकली आगे वाले व्हील को इधर धक्का मार रहे हैं, तो इसकी टेंडेंसी होगी स्लाइड करने की। तो यहां पे इस पॉइंट की टेंडेंसी होगी फॉरवर्ड स्लाइड करने की, फॉरवर्ड स्लाइड करने की, स्लिप करने की। लेकिन इस फ्रिक्शन ने इसको आगे स्लिप नहीं होने दिया, क्योंकि इसका रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फॉरवर्ड है, इसलिए फ्रंट व्हील पे फ्रिक्शन बैकवर्ड एक्ट करती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो साइकिल के फ्रंट व्हील पे फ्रिक्शन बैकवर्ड एक्ट करती है, रियल व्हील पे फॉरवर्ड, क्योंकि रियल व्हील को हमने रोटेट करवाया तो पॉइंट बी की टेंडेंसी थी पीछे जाने की, तो फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट रिलेटिव मोशन, तो रियर व्हील पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड एक्ट की। लेकिन फ्रंट व्हील जो था, फ्रंट व्हील रोटेट नहीं करवाया, फ्रंट व्हील को जस्ट धक्का मारा। अगर किसी बॉडी को धक्का मारोगे तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, स्लिप करने की, स्लिप करने की टेंडेंसी होगी। तो ये वाला पॉइंट फॉरवर्ड स्लिप करना चाहेगा, जब ये पॉइंट फॉरवर्ड स्लिप करना चाहेगा तो फ्रिक्शन इसको बाइंड करके रखेगी, ये इस पॉइंट को आगे नहीं जाने देगी। एज ए रिजल्ट ये पॉइंट ग्राउंड से बंधा रहा, यहां पे एक फोर्स एक्ट की, तो इस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पे टॉर्क एक्ट किया, तो टॉर्क की वजह से रोटेशन क्रिएट हो गई। ठीक है, तो ये एक अलग पार्ट था। चलिए एनीवे, तो यहां पे आपको समझ आ गया रोलिंग किस तरह से क्रिएट होती है, रोटेशन की वजह से। ट्रांसलेशन भी आ जाए, ट्रांसलेशन कब आएगी, जब ग्राउंड इस पॉइंट को बाइंड करके रखेगा, वो इसको पीछे नहीं आने देगा, एज ए रिजल्ट पूरा व्हील फॉरवर्ड रोल करके जाएगा। राइट, तो ये चीज आई होप आपको समझ आई होगी। चलिए एनीवे, तो वैसे भी अगर अभी हम यहां पे देखें तो इस व्हील ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, पाई इंटू आर, सेमी सर्कल, पॉइंट ए नीचे आ चुका है, और टाइम टेकन कितना होगा, t/2, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। तो लीनियर वेलोसिटी अगर हमें चाहिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए, पाई आर डिवाइडेड बाय t/2, या फिर 2πr/t। और वैसे भी तो आप इसको ये भी देख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 2πr/ टाइम पीरियड। ठीक है, तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं। अदरवाइज इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो आगे बताने जा रहा हूं। ज्यादातर केसेस में आपको एंगुलर स्पीड गिवन होती है व्हील की, एंगुलर स्पीड है ओमेगा। जब एंगुलर स्पीड ओमेगा है, अब व्हील ने प्योर रोलिंग शुरू की, स्लिप नहीं हो रहा। अगर ये पॉइंट बी पीछे स्लिप होगा, उस केस की बात नहीं कर रहे, फ्रिक्शन ने इसको बाइंड करके रखा, ये अपनी जगह पे फिक्स्ड है, तो एज ए रिजल्ट ये व्हील रोल होना स्टार्ट हो गया। बट ये रोलिंग किसकी वजह से आई, इसका कॉज तो रोटेशन ही है ना, शुरुआत तो रोटेशन की वजह से हुई, रोटेट करना स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट को फ्रिक्शन ने बाइंड किया, तभी तो रोलिंग आएगी। तो रोटेशन वाले सारे लॉजिक इस पे एप्लीकेबल है। रोटेशनल मोशन में जो जो चीजें हमने पढ़ी वो यहां पे अप्लाई हो जानी चाहिए, यस और नो। हाँ, इस केस में चूंकि पॉइंट बी रेस्ट पे आ चुका है, पॉइंट बी को ग्राउंड ने बाइंड किया, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए कि नहीं। तो अब सवाल यह कि पॉइंट सी की वेलोसिटी कितनी होगी, पॉइंट सी की वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब ट्रांसलेटरी वेलोसिटी कितनी होगी इसकी। ये जो व्हील आगे ट्रेवल कर रहा है, इसकी ट्रांसलेटरी वेलोसिटी कितनी होगी, जो आपकी कार का, बाइक का स्पीडोमीटर जो आपको स्पीड शो करता है, वो ट्रांसलेटरी स्पीड है, आगे बढ़ने की स्पीड है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आगे ट्रेवल करने की। तो बेटा यहां पर अब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी क्या होगा, और वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए कितना होना चाहिए, ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है। तो याद रखिएगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमेशा कितनी होगी, r इंटू ओमेगा। अगर किसी व्हील की रोटेशनल स्पीड, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, व्हील का रेडियस कैपिटल आर है, तो पक्की बात है इस व्हील की जो ट्रांसलेटरी स्पीड होगी, सेंटर ऑफ मास की स्पीड ऑफ ट्रांसलेशन को हो, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसलेशन को हो, वो कितनी होनी चाहिए, r इंटू ओमेगा। और यही इंपॉर्टेंट है ज्यादा। हाँ, साथ में हम ये भी बता सकते हैं, पॉइंट ए की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ट्वाइस r ओमेगा, इसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड है
हाँ, थोड़ी देर के बाद पॉइंट ए यहां आएगा तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे भी हो जाएगी। फिलहाल हम किसकी बात करें, ऐसा पॉइंट जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये पॉइंट जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0, जो टॉप मोस्ट है अगर ओमेगा पता तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ट्वाइस आर ओमेगा, और सेंटर ऑफ मास की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब ट्रांसलेटरी वेलोसिटी जो है इस बॉडी की वो कितनी है, आर इंटू ओमेगा। कैसे पता चला, क्योंकि ये रोटेशन की वजह से रोलिंग हुई ना, तो रोटेटरी मोशन में हमने पढ़ा था, क्योंकि रोटेशन की वजह से रोलिंग आ रही है, तो हमने पढ़ा था VCB जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू आर ओमेगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू बी। जब जब रोटेशन होगी वो आर ओमेगा के इक्वल है, तो VCB क्या होगा, VC माइनस VB दैट इज आर ओमेगा। अब VB की वैल्यू कितनी है, 0 है कि नहीं, इस बार पॉइंट बी रेस्ट पे है, और C की वेलोसिटी जब जब रोटेशन होगी इसके रिस्पेक्ट में, पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में कितनी रहती है, आर ओमेगा। यहां C इमीडिएट खुद तो रेस्ट पे था लेकिन B पीछे जा रहा था, B की वेलोसिटी माइनस आर ओमेगा थी, तो C की विद रिस्पेक्ट टू B कितनी है, आर ओमेगा। तो यहां पे भी रोटेशन की वजह से रोलिंग हुई है, तो C की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट B कितनी होनी चाहिए, आर ओमेगा। एज ए रिजल्ट B की वेलोसिटी हम जानते हैं यहां 0, एज ए रिजल्ट हमें यह पता चल गया कि पॉइंट C की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, आर ओमेगा। और जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द व्हील की वेलोसिटी होगी वही ट्रांसलेटरी वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो जब भी ट्रांसलेटरी वेलोसिटी की बात की जाए तो आपको सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास तो पॉइंट है, वो तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, वो रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है। और पॉइंट ए की मैंने किस बेसिस पे बताया, अब आप यहीं पे देखिए, पॉइंट ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी ऑलरेडी हमने डिटरमिन करके रखा था, ट्वाइस आर ओमेगा, और रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, VA माइनस VB दैट इज ट्वाइस आर ओमेगा। अब VB की वैल्यू 0 है कि नहीं, सिंस VB की वैल्यू 0 है तो VA की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस आर ओमेगा, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक ये है बेटा, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, R टाइम्स ओमेगा, रेडियस टाइम्स ओमेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है। वेयर R इज द रेडियस ऑफ दिस व्हील, जो मैंने यहां शो किया है, इस डायग्राम में रेडियस शो नहीं किया, चलिए शो कर देता हूं। दिस डिस्टेंस इज R, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो R, और कहीं पे भी ले लोगे ये रेडियस क्या है, R। तो अगर व्हील की रोटेशनल स्पीड ओमेगा है तो ट्रांसलेटरी स्पीड कितनी है, R ओमेगा। अब अगर आप अपनी कार में, बाइक में कहीं पे भी ट्रेवल कर रहे हैं, जो कार या बाइक का स्पीडोमीटर है वो आपको ये वैल्यू दे रहा है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, जो आगे बढ़ने की वेलोसिटी है, ट्रांसलेटरी वेलोसिटी। तो अगर आपको VC पता है और अपनी कार के व्हील का रेडियस अगर आप मेजर कर लें तो आप कार के व्हील की रोटेशनल स्पीड खुद डिटरमिन कर पाएंगे कि कार किस एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, ओमेगा कितने रेडियन पर सेकेंड है। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, VC अपॉन R। जो स्पीडोमीटर वैल्यू दे रहा है वो किसकी दे रहा है, VC की, ठीक है। तो यही बेसिक कंसेप्ट था। इसके बाद बाकी चीजें अगर पिछले लेक्चर्स आप अच्छे से समझ चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बाकी चीजें आपके लिए बिल्कुल सिंपल होती जाएंगी। इसके बाद मैं वैसे भी आपसे, और वैसे भी देखिए बेटा 2 पाई अपॉन कैपिटल T क्या होता है, यहां पर देखिए 2 पाई अपॉन कैपिटल T ओमेगा होता है कि नहीं। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फिर से कितनी आ गई, ओमेगा इंटू R, उस लॉजिक से भी और इस लॉजिक से भी। पॉइंट ए जब तक नीचे आया तो ये सेमी सर्कुलर पोर्शन, ये पूरा का पूरा व्हील, जैसे पॉइंट ए नीचे आया तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, पाई R, और टाइम कितना हुआ होगा, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, क्योंकि हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट हुई है, हाफ रोटेशन। तो पाई R अपॉन T बाई 2 मतलब 2 पाई R अपॉन T, और 2 पाई बाई T क्या होता है, ओमेगा। एज ए रिजल्ट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा R। इस लॉजिक से भी मिल गया और यहां से भी हमें पता चल गया, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, नहीं क्लियर हुई तो एक बार रिपीट कर लो इस वीडियो को दोबारा से, इस पार्ट को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। जब जब रोलिंग होगी तो बॉडी के पास, देखो मोशन की वजह, जब जब मोशन है, चाहे रोटेटरी हो, चाहे ट्रांसलेटरी हो, चाहे वाइब्रेटरी हो, एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ मोशन इज काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब इस व्हील के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। जब इस व्हील के पास काइनेटिक एनर्जी है तो वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उसको मैं नाम दे रहा हूं के रोल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। सिंस रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन एज वेल एज रोटेटरी मोशन,
सो यहां पे काइनेटिक एनर्जीज भी दोनों लेनी पड़ेंगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटरी मोशन, इजंट इट सो? ओके, अब ट्रांसलेटरी मोशन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अगर इस व्हील का मास है m और इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी कौन सी? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vc, तो हाफ एम वी स्क्वायर, इसका सेंटर ऑफ मास, सारा मास कंसंट्रेटेड मान लिया सेंटर पे और वो एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, किस वेलोसिटी से? वही जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की, तो हाफ एम इंटू वी सी का स्क्वायर क्या होगा? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, प्लस चूंकि रोटेशन भी हो रही है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। मास का रोटेटरी एनालॉग क्या है? आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वी का रोटेटरी एनालॉग क्या है? ओमेगा, तो प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गया कि नहीं? यस और नो? ओके, नाउ कैन इट बी रिटन लाइक दिस, हाफ एम इंटू वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ, ये जो बेटा ओमेगा है, क्या हम ओमेगा को लिख सकते हैं वी सेंटर ऑफ मास अपॉन आर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? बिकॉज वी सी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं वी सी अपॉन आर। यस और नो? ठीक है। हाँ, यहां पे आई रहेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक जनरल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन, फंडामेंटल आपको क्लियर हो चुका है। अगर कोई ऐसी बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली गिवन है तो आप सीधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट कर दो, बट मैं एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूं। तो जनरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ, अगर रेडियस ऑफ जायरेशन आपको पता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू हाफ एम इंटू रेडियस ऑफ, सॉरी एम इंटू रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर, एम के स्क्वायर। याद है ना, रेडियस ऑफ gyration is the distance of that point from the axis of rotation at which if whole mass were concentrated, body will have same moment of inertia as it is having with actual distribution of mass। तो बेटा ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन। अब देखो इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? यस, हाफ भी कॉमन है, m भी कॉमन है, और v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, vc का स्क्वायर, हाफ m vc स्क्वायर, ये कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा? यहां से 1 प्लस सेकेंड टर्म से क्या बचा? देखिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और आपको सिखाया था मैंने रेडियस ऑफ जायरेशन कैसे डिटरमिन करते हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं, अगर भूल गया होगा तो पूछ सकते हैं दोबारा। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। सो कभी भी रोलिंग मोशन की काइनेटिक एनर्जी अगर आपको डिटरमिन करनी है तो आप जनरली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, ये ऑलरेडी दिमाग में है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से। आर रेडियस, के इज रेडियस ऑफ जायरेशन, वी हियर इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो दिस इज इट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन टू डिटरमिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। गॉट इट? चलिए बेटा, ये चीज जैसे ही आपको समझ आ गई, तो यहां पे मैंने मेन एक ही चीज बताई थी, वी सेंटर ऑफ मास इज आर इंटू ओमेगा। अब मैं इस पार्ट को रब करने जा रहा हूं। अब यहां पे कुछ और चीजें मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि अगर किसी इंक्लाइंड सरफेस पे कोई बॉडी रोल करती हुई आ रही है, अगेन यहां पे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की बात होगी कि प्योर रोलिंग है, इट्स दिस बॉडी इज नॉट स्लिपिंग ओवर दैट प्लेन। अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो उसकी कुछ कंडीशंस भी हैं कि मिनिमम फ्रिक्शन कितनी होनी चाहिए, बिकॉज फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोलिंग। रोटेशन को रोलिंग में कौन कन्वर्ट करता है? फ्रिक्शन, वरना वो स्लिप करता जाएगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो व्हील ग्राउंड पे भी होगा, अगर फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है, तो वो स्लिप करता जाएगा नीचे वाला पॉइंट, वो आगे ट्रांसलेट नहीं होगा व्हील। तो चलिए, यहां पर कुछ बेसिक चीजें मैं आपसे रिलेट करवाऊंगा आपको, और उसके बाद चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं। सो ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी मोशन इज रोलिंग मोशन, ये आपको समझ आ गया, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। सो अब हम कंडीशंस डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हेन अ बॉडी रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, लेट अस इमेजिन एन इंक्लाइंड प्लेन हैविंग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। अगर इस इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो थीटा है, और हम इस सरफेस के ऊपर एक बॉडी रखते हैं। अब ये बॉडी सर्कुलर रिंग हो सकता है,
सर्कुलर डिस्क हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, किसी भी शेप की बॉडी, सफेद भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहां जनरल कंडीशंस डिराइव करूंगा, उसके बेसिस पे आप किसी भी बॉडी के रोलिंग मोशन को स्टडी कर सकते हैं। बट हाँ, इंपॉर्टेंट यहां पे हम कौन सा रोलिंग डिस्कस कर रहे हैं, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। हालांकि सीबीएसई ने रोलिंग, सॉलिड सिलेंडर की रोलिंग आपके सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ है, सॉलिड सिलेंडर। तो मैं यहां जनरल फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, आप इसको सॉलिड सिलेंडर पे भी अप्लाई कर सकते हैं और किसी और पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स इमेजिन अ बॉडी जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है। क्रॉस सेक्शन सर्कुलर मतलब ये रोल करने लायक बॉडी है। लेट्स इमेजिन अ बॉडी रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। बाद में हम ये भी डिटरमिन करेंगे कि ये जब ये बॉडी नीचे पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ये सब चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। इस बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी होगी व्हेन इट रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। अगर तो बॉडी रोल ना करे, स्लिप करे, प्योर स्लिपिंग में, अगर स्लिपिंग हो, फ्रिक्शन ना हो, बॉडी स्लिप करती हुई आए, उस केस में इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी की एक्सेलरेशन होती है g sin थीटा। याद होगा ना, mg sin थीटा यहां एक्ट करता है पैरेलल टू सरफेस, तो उस केस में एक्सेलरेशन कितनी होगी, g sin थीटा। एनीवे, इस बॉडी पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सबसे पहले इसका वेट mg एक्ट कर रहा है। अगर मैं mg को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूं तो ये एंगल थीटा होगा। यहां पर कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा और यहां पर एक कंपोनेंट आएगा दैट इज mg sin थीटा। सो mg sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रैगिंग दिस बॉडी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। अगर सिर्फ mg sin थीटा तो बॉडी स्लिप करती हुई जाएगी, रोल नहीं करेगी। उस केस में एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, g sin थीटा। बट अगर यहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, फ्रिक्शन इस पॉइंट को बाइंड करके रखेगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। एंड लेट अस इमेजिन कि व्हील का रेडियस कितना है, व्हील का रेडियस r है बेटा, ठीक है। तो mg sin थीटा इसको डाउनवर्ड ड्रैग करेगा, इस व्हील में एक्सेलरेशन भी आएगी और एंगुलर एक्सेलरेशन। सपोज एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा एंड लीनियर एक्सेलरेशन इज a। तो बॉडी हमने रखी, बॉडी के वेट का कंपोनेंट mg sin थीटा इसको नीचे ड्रैग कर रहे हैं, उसकी वजह से बॉडी की टेंडेंसी थी स्लिप होते हुए नीचे आए। बट यहां पे फ्रिक्शन भी एक्ट कर रही है, फ्रिक्शन ने इस पॉइंट को बाइंड कर लिया सरफेस के साथ। एज अ रिजल्ट अब ये स्लिप करने की बजाय रोल करना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब जब ये बॉडी रोल करती हुई नीचे आएगी तो इस बॉडी के डाउनवर्ड मोशन में इसकी लीनियर एक्सेलरेशन कितनी है। एक्सेलरेशन पता होगी तो हमें टाइम भी मिल जाएगा और हम फाइनल वेलोसिटी भी डिटरमिन कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये एक्सेलरेशन कितनी है। अगर रोलिंग ना होती तो एक्सेलरेशन होती जस्ट g sin थीटा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो बेटा सबसे पहले अगर यहां पे ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन है a, इस डायरेक्शन में फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, दैट इज mg sin थीटा। तो फॉर श्योर mg sin थीटा minus force of friction should be equal to mass into acceleration, isn't it so? Let it be equation number 1. देखो mg sin थीटा minus force of friction, दो ही फोर्सेस हैं, that should be equal to mass into acceleration। तो एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब एक और चीज देखिए, ये व्हील रेस्ट पे था, इसने रोटेट करना स्टार्ट किया, फॉर श्योर इस पे टॉर्क एक्ट किया होगा, फॉर श्योर इस पे टॉर्क एक्ट किया होगा। और टॉर्क होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सी फोर्स लेंगे यहां पे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन ना होती तो ये बॉडी स्लिप करती। अब ये बॉडी रोल कर रही है इस एक्सिस के अबाउट और इस पे टेंजेंशियली ये फोर्स, यहां ये फोर्स तो कहां, सेंटर ऑफ मास से एक्ट कर रही है। जब फोर्स सेंटर ऑफ मास से उसी एक्सिस से पास कर रही है, उसकी वजह से कोई रोटेशन नहीं है। रोटेशन किसकी वजह से जनरेट हुई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। सो टॉर्क शुड बी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, F इनटू R। यस और नो? लेट इट बी नंबर 2 एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आई एम सॉरी, नॉट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बट द टॉर्क। जैसे फोर्स होती है बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन, तो टॉर्क क्या होता है, I इंटू अल्फा होता है कि नहीं, इट इज I इंटू अल्फा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। सो टॉर्क इज F इंटू R एज वेल एज टॉर्क इज I इंटू अल्फा।
और या फिर एक काम हम यहां पे करें, अल्फा को ए से रिलेट करें। हम जानते हैं ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं आई इंटू ए अपॉन आर, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। इसका रीजन आप दे सकते हैं बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। जैसे वी आर इंटू ओमेगा होता है, एक्सेलरेशन आर इंटू अल्फा। ये तो हम बार बार डिस्कस करते आए हैं, मोशन इन अ प्लेन में डिस्कस करना शुरू किया था, इस चैप्टर में भी रिवाइज करवाया। तो ए की टर्म्स में एक्सप्रेशन क्या आ गई, आई ए अपॉन आर। फ्रॉम 2 and 3 टॉक एफ इंटू आर भी है, एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर। ये इसमें क्या यूज किया हमने, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 और 3 से ये एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास, और इस एक्सप्रेशन को मैंने नंबर दिया 4। नो सब्स्टिट्यूट, सॉरी नॉट, इसको आप 4 मत मार्क कीजिए, यहां से आप f की वैल्यू निकालो। सो दिस इंप्लाइज दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर का स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 कौन सी आ गई, यहां से r को नीचे लेकर आ गए, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई आई ए अपॉन आर स्क्वायर। इसको उठा के सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। सब्स्टिट्यूटिंग 4 in 1 या फ्रॉम 4 and 1, व्हाट डू वी गेट, जस्ट सी व्हाट डू वी गेट। इक्वेशन नंबर 4 को 1 में सब्स्टिट्यूट करो, इस f की वैल्यू, वी गेट mg sin थीटा माइनस आई ए अपॉन आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए। यस सर, इस टर्म में भी a है, इस टर्म में भी है, इस टर्म को राइट साइड ले जाओ। दिस इंप्लाइज दैट mg sin थीटा इज इक्वल टू, जब आप इसको राइट साइड लेकर आओगे तो बेटा a कॉमन आ जाएगा, a टाइम्स m प्लस आई अपॉन आर का स्क्वायर। यस सर नो। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला m इंटू रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर, m के स्क्वायर। तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दो। सो दिस इंप्लाइज दैट mg sin थीटा इज इक्वल टू, अब अगर इसकी वैल्यू मैं m के स्क्वायर पुट करूंगा तो m भी कॉमन आ गया, m a इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यही आ रहा है, चेक करो। m और m कैंसल आउट हो गया, बस यहां से आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई। सो दिस इंप्लाइज दैट इन सच अ केस, जब भी कोई बॉडी रोल करे विदाउट स्लिपिंग ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम रेस्ट, इनिशियली हमने इसको रेस्ट पे रखा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। k इज रेडियस ऑफ जायरेशन, r इज रेडियस ऑफ दिस रोलिंग बॉडी। तो बेटा ध्यान से देखिए, अभी भी मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव किया, इससे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया था। ट्रांसलेटरी मोशन में काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है, यहां एक नया फैक्टर आ गया 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और वैसे अगर बॉडी स्लिप करते हुए नीचे आए तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है जस्ट g sin थीटा, इट इज जस्ट g sin थीटा। लेकिन अब की बार एक नया फैक्टर आ गया 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जो कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में भी आ रहा था। हाँ, वहां पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां डिवाइड कर रहे हैं, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब डिफरेंट केसेस में k की वैल्यू डिफरेंट होगी। आप k की वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उस पर्टिकुलर केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको मिल जाएगी कि जब ये बॉडी रोल डाउन करते हुए नीचे जाएगी तो इसकी ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन कितनी होगी। और अगर एक से ज्यादा बॉडीज, जैसे मान लीजिए एक सॉलिड सिलेंडर रोल कर रहा है, एक हॉलो सिलेंडर रोल कर रहा है, एक सफेयर रोल कर रहा है, सबके मासेस और रेडियाई सेम है, सबके मासेस और रेडियाई सेम है, तो आप क्या कर सकते हैं, सबके k की वैल्यू डिटरमिन करो, इसमें पुट कर दो, बाकी r तो सबके लिए सेम है, आपको सबकी एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। अब जब सबकी एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई तो आपको यह भी पता चल जाएगा कौन ज्यादा वक्त लेगा नीचे पहुंचने में, कौन कम वक्त लेगा नीचे पहुंचने में। सो पहला इंपॉर्टेंट लॉजिक था v ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू r ओमेगा। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तीसरा, अगर कोई बॉडी रोल करे विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन तो उस पे एक्सेलरेशन कितनी होगी, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर।
अब आप चाहें तो टाइम टेकन टू रीच बॉटम ये भी आप डिटरमिन कर सकते हैं, और किस वेलोसिटी से बॉडी वहां रीच करेगी ये भी आप डिटरमिन कर सकते हैं। अगर आपको इसकी हाइट पता हो या इस प्लेन की लेंथ पता हो, दोनों में से कोई एक चीज पता हो, तो आप टाइम भी डिटरमिन कर पाएंगे, टाइम टेकन टू रीच बॉटम, और वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से ये बॉटम पे रीच करेंगे। ठीक है। हाँ, अगर कभी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बस कंपेयर करना है कौन जल्दी पहुंचेगा कौन लेट पहुंचेगा, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी किसकी वेलोसिटी कम होगी, तो बस एक्सेलरेशन डिटरमिन करो, जिसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी वो ज्यादा वेलोसिटी से वहां रीच करेगा, वहां पे उसकी वेलोसिटी ट्रांसलेटरी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जिसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगी वो कम टाइम लेगा वहां पहुंचने में। अगर सिंपली कंपैरिजन करना हो ज्यादा या कम टाइम, तो वो आप इस एक्सप्रेशन से डिटरमिन कर सकते हैं। राइट। अब इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड, मैं इस पार्ट को अभी बेटा रब करने जा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा आई होप। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड, कितनी फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू हो कि ये बॉडी रोल करे विदाउट स्लिपिंग, दिस बॉडी रोल्स विदाउट स्लिपिंग, तो उसके लिए एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए ये भी हमें डिटरमिन करना है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये दोनों चीजें भी हम डिटरमिन करेंगे। रही बात फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, अभी मैं रोलिंग की बात कर रहा हूं, अगर रोलिंग की बात ना करें, स्लिपिंग की बात करें, सिर्फ स्लिपिंग की बात करें, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होनी चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन mg sin थीटा के बराबर होगी। याद है एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ स्लाइडिंग, मिनिमम किस एंगल पे हम इंक्लाइन करें कि बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, तो बॉडी के स्लाइड करने की कंडीशन ये थी मिनिमम उस एंगल पे फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन mg sin थीटा के बराबर होती थी। तो स्लाइडिंग में ऑलरेडी हम जानते हैं अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन mg sin थीटा या उससे ज्यादा होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन mg sin थीटा के बराबर होगी, तो बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देगी। एंगल बढ़ाओगे तो mg sin थीटा एक्सीड कर जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज पे ये दोनों बराबर होते थे। और म्यू की वैल्यू किसके इक्वल होती थी, म्यू इज f अपॉन r, तो वहां पे आपको याद होगा एंगल ऑफ रिपोज के साथ हमने म्यू को रिलेट किया था, वहां पे म्यू का फॉर्मूला आया था, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होनी चाहिए, mg sin थीटा के इक्वल। रोलिंग की बात नहीं कर रहा, स्लिपिंग की बात कर रहा हूं। और म्यू की वैल्यू किसके इक्वल होगी, tan थीटा के इक्वल। जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, अगर म्यू इसके इक्वल है तो बॉडी स्लिप करती थी, अगर म्यू इससे ज्यादा होगा तो स्लिप नहीं करेगी। लेकिन रोलिंग में क्या है, रोलिंग में क्या था कि वहां पे ये मैक्सिमम वैल्यूज थी, रोलिंग में क्या होगा कि फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे, क्योंकि यहां फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, वहां फ्रिक्शन स्लिपिंग को अपोज करती थी, लेकिन यहां फ्रिक्शन की वजह से ही रोलिंग स्टार्ट होती है। तो यहां मिनिमम वैल्यूज हम डिस्कस करेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, एज वेल एज मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू। उसके साथ मैं इसलिए, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर याद है तो इसी से रिलेट करके, जैसे अभी तक मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पुराने फॉर्मूले से रिलेट करवाया, हाफ mv स्क्वायर तो है ही है इनटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक्सेलरेशन g sin थीटा तो स्लिपिंग में होती है, डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बस ये फैक्टर यहां पे हमने इंसर्ट किया। राइट। हालांकि इस एक्सेलरेशन की वैल्यू डिटरमिन करने के और भी तरीके थे हमारे पास, बट इस तरीके में हम मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड ये भी हम डिटरमिन करने जा रहे हैं। ठीक है। तो मिनिमम फ्रिक्शन रिक्वायर्ड, मिनिमम फ्रिक्शन रिक्वायर्ड, कितनी फ्रिक्शन होगी फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अगर फ्रिक्शन कम हुई तो हो सकता है थोड़ी रोलिंग भी हो और थोड़ी स्लिपिंग भी हो, लेकिन हमें चाहिए रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, प्योर रोलिंग, कोई स्लिपिंग ना हो बीच में। तो उसके लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड क्या होगी। अच्छा चलिए, ए की वैल्यू हम डिटरमिन कर चुके हैं। अगर ए की वैल्यू डिटरमिन कर चुके हैं, इस एक्सप्रेशन को भी आप नंबरिंग कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 4 तक आपके पास ऑलरेडी है, इसको इक्वेशन नंबर 5 हम कहते हैं। ठीक है। नाउ यूजिंग 4 एंड 5, फ्रॉम 4 एंड 5, इक्वेशन नंबर 4 और 5 को कंपेयर करो। 4 में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज आई ए अपॉन आर स्क्वायर। ए की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है, सो इट इज आई ए अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, ए की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास, दैट इज जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। राइट।
बस उसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, अपने आप फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू आपके पास आ जाएगी। चलिए अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लिख सकते हैं m इंटू के स्क्वायर, m इंटू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो यहां पे है ही, इंटू यहां पे आ जाएगा g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इजंट इट सो? यस और नो? चलिए अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल यू गेट? आपके पास फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू जो आएगी m इंटू जी साइन थीटा तो आ ही रही है, m इंटू जी साइन थीटा आ गया। अब इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में ले आऊं तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, लिख सकता हूं इसको, इस के स्क्वायर को नीचे लाके रखेंगे, इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करो जरा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा और इससे तो यहां से मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड आपके पास आ चुका है, दैट इज mg साइन थीटा अपॉन, बट यहां पर क्या है 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर है, ये याद रखिएगा थोड़ा सा। बाकी जगह फैक्टर आ रहा था 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो यहां आएगा डिनोमिनेटर में 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, या फिर आप चाहें तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा mg। आई होप ये चीज आप नोट कर चुके होंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं, मुझे स्पेस चाहिए यहां पे लिखने के लिए। तो या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट इज mg साइन थीटा इंटू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो बात एक ही है, आप किसी भी तरीके से जिस फॉर्म में आपको याद रखना इजी लगे। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड कितनी होगी? दैट वुड बी mg साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। यहां पे के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर नहीं है, आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर डिनोमिनेटर में, ठीक है। चलिए तो ये तो आ गई मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए बेटा? मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू की जो मिनिमम वैल्यू है, सो म्यू हम ये कह सकते हैं शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ अपॉन आर। यस, आप सिंपली इक्वल टू लिख लीजिए और उसके बाद आप लॉजिक खुद लगा सकते हैं कि इससे ज्यादा ही होना चाहिए। अब यहां पे बेटा आर की जगह मैं एन लिखूंगा, नॉर्मल रिएक्शन, बिकॉज और से मैं ऑलरेडी यहां पे डिनोट कर चुका हूं रेडियस। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन यहां पे है तो आप जानते हैं नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होता है? सॉरी आर नहीं, एन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के इक्वल होगा। सो दिस इंप्लाइज दैट म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला था mg साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, और इसको किससे डिवाइड करना है हमें? नॉर्मल रिएक्शन से। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी? mg cos थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा इंटू mg cos थीटा। अब mg कैंसल आउट हो गया, साइन थीटा बाय cos थीटा क्या होगा? tan थीटा। दैट मीन्स म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ठीक है। तो स्लिपिंग में एंगल ऑफ रिपोज अगर आपको याद हो, वहां पे म्यू की वैल्यू tan थीटा के इक्वल होती है, और अगर इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन चाहिए तो tan थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। और मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड, फ्रिक्शन में भी आप ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं, ये मिनिमम वैल्यू है। इससे ज्यादा फ्रिक्शन होगी तो चलेगा, इससे कम नहीं चलेगी, इससे कम होगी तो स्लिपिंग होगी। दैट इज इंक्लाइंड प्लेन पे वैसे mg साइन थीटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता था एंगल ऑफ रिपोज पे, लेकिन अब की बार क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन mg साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। तो इन दोनों फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, राइट। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब बेटा इन केस ऑफ सॉलिड सिलेंडर, अब आप इसको किसी के केस में भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ सॉलिड सिलेंडर की। हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है? m के स्क्वायर के इक्वल होता है। और सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके इक्वल है? दैट इज सॉलिड सिलेंडर का वही होता है जो डिस्क वाला होता है, याद कीजिए, हाफ m r स्क्वायर, इजंट इट? दैट इज m इंटू के स्क्वायर।
एम कैंसल आउट हो गया। दिस इंप्लाइज दैट के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 2 आया। अब आप इसको किसी भी फॉर्मूले में पुट करोगे, अगर आप सॉलिड सिलेंडर रोल कर रहे हैं तो उसकी एक्सेलरेशन चाहते हैं, तो एक्सेलरेशन इज जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो के स्क्वायर क्या, आर स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। 1 प्लस 1 अपॉन 2 इज 3 अपॉन 2, तो डिनोमिनेटर से 2 ऊपर जाएगा, इट इज 2 अपॉन 3 जी साइन थीटा। तो अगर सॉलिड सिलेंडर रोल कर रहा है फ्रॉम रेस्ट, तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी आएगी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, 2 अपॉन 3 जी साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। अब के स्क्वायर नीचे, तो के स्क्वायर को लिखो आर स्क्वायर अपॉन 2, आर स्क्वायर अपॉन 2, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 यहां आएगा, 1 प्लस 2 इज 3, सो इट शुड बी 1/3 एम जी साइन थीटा। इतनी मिनिमम फ्रिक्शन होगी तो ये सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर रोल कर पाएगा। तो जो लॉजिक यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, मान लीजिए हॉलो सिलेंडर है तो उसकी जगह आप एम आर स्क्वायर लिखते हैं, हाफ नहीं आता तो के स्क्वायर आर स्क्वायर के इक्वल आता। अगर कोई और ले रहे हैं, सफेयर ले रहे हैं, तो सफेयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पुट कर दो यहां पे, तो बाकी चीजें अपने आप इस तरह से आप डिटरमिन कर पाएंगे। और इसके साथ बेटा अगर म्यू की बात की जाए तो सॉलिड सिलेंडर के केस में ही म्यू की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा 1/3 tan थीटा। जैसे यहां पे किया आपने, के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, आर स्क्वायर अपॉन 2, बस के की वैल्यू डिटरमिन करो कैसे, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एम के स्क्वायर के इक्वेट करो इस फॉर्मूले को, अपने आप के स्क्वायर की वैल्यू आएगी। सारे फॉर्मूले आपके पास हैं, इन सभी फॉर्मूले में अगर आप के स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास अपने आप ये सारी वैल्यूज आनी शुरू हो जाएंगे। तो म्यू सॉलिड सिलेंडर के लिए 1/3 tan थीटा से ग्रेटर होना चाहिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 1/3 mg sin थीटा से ग्रेटर होनी चाहिए, और एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन कितनी होगी, 2/3 g sin थीटा। तो यहां सॉलिड सिलेंडर का केस भी आ गया और जनरल केसेस भी सारे मैंने डिस्कस कर दिए, राइट। चलिए, तो बेटा आई होप ये पार्ट आपको समझ आया होगा। वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट्स बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक्स हैं ये। और फाइनल फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। फाइनल फॉर्मूले में अभी तक ये सब बोर्ड पे लिखे हैं, जो मिटा चुका हूं वो 2 हैं। एक है इन केस ऑफ रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और काइनेटिक एनर्जी, वो भी मैं रब कर चुका हूं बोर्ड से फॉर्मूला, बाकी सभी फॉर्मूले बोर्ड पे लिखे हुए हैं मैंने। एक पहला फॉर्मूला हमने जो पढ़ा था वो था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज आर ओमेगा, और दूसरा हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन इज इक्वल टू हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर इनटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप रिलेट करेंगे बेटा ट्रांसलेटरी मोशन के फॉर्मूले और ये फॉर्मूला, तो दोनों आपको याद हो जाएंगे, बहुत इजीली याद हो जाएंगे। दोनों को कंपेयर करो, ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब एक चीज और देख लेते हैं बेटा, टाइम टेकन टू रीच बॉटम, और अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड सरफेस से नीचे आती है, अगर ये एंगल थीटा है, अगर कोई बॉडी इस हाइट h से रोल करते हुए बॉटम तक आती है, इनिशियली इसका u 0 था, u 0 है, लेकिन जब ये बॉडी बॉटम पे पहुंचेगी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, एक चीज ये। और अगर टाइम 0 पे ये बॉडी रोल करना स्टार्ट करती है तो यहां पे किस टाइम पे पहुंचेगी, टाइम t की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज अगर हमें डिटरमिन करनी हो, इट कैन बी डन वेरी इजीली। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज ट्वाइस as, आप लगा सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। सो यू हैव 2 ऑप्शंस, आइदर यू यूज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस as, यहां पर s ही है, और रही बात s और h को अगर आपने रिलेट करना है तो h s cos s साइन थीटा के इक्वल होगा, या s की जगह इसको l लिख देता हूं मैं, चलिए, ट्वाइस al, तो h किसके इक्वल होगा, l साइन थीटा, h अपॉन l इज साइन थीटा, और l को अगर h के टर्म्स में लिखना हो तो आप इसको लिख सकते हैं
L इज इक्वल टू एच अपॉन साइन थीटा, राइट। अगर आप फॉर्मूला यूज करें v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज ट्वाइस एस, फिर भी आपको v की वैल्यू मिल जाएगी। और एक ऑप्शन और भी है, अगर आप ये लिखें u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल। इनिशियली जब ये बॉडी हाइट h पे है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh। अब काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है हाफ mv का स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यस और नो? m कैंसल आउट हो गया। तो यहां से अगर आप देखें तो v की एक्सप्रेशन जब ये बॉडी बॉटम पे पहुंचेगी तो वेलोसिटी की एक्सप्रेशन आ रही है √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर हाइट h से बॉडी रोल करती हुई है, ये यहां पर l की टर्म्स में था और l क्या है h अपॉन साइन थीटा। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो वो अपने आप ये एक्सप्रेशन आ चुकी होगी। ठीक है, आई होप ये चीज समझ आ चुकी होगी। और दूसरा, अगर h की जगह आप l साइन थीटा वैल्यू पुट करते हैं तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज ट्वाइस ए एल। हाँ, और यहां हमने यूज किया, ठीक है बेटा। तो अगर आप h की जगह ट्वाइस l साइन थीटा पुट करें तो इट इज इक्वल टू ट्वाइस l, g भी आ रहा है, ट्वाइस जी एल साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आ गया वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये बॉडी बॉटम पे रीच करेगी। और अगर आपको सिंपली एक्सेलरेशन के लिए कहा जाता है बेटा, सिर्फ आपसे एक्सेलरेशन कहा जाता है, पूछा जाता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप पहले ये लॉजिक यूज करें, u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल, u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल। वहां से आपको v की वैल्यू मिल जाएगी। बाद में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज ट्वाइस एल लगा लो l की टर्म्स में ये फॉर्मूला, वहां से भी एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल सकती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करके भी। ठीक है, अब नॉर्मली देखो, बॉडी अगर हाइट h से नीचे आती है, अगर फ्रिक्शन नहीं है, तो सीधा सीधा अगर प्योर स्लिपिंग में v की वैल्यू होती थी √2gh। अब की बार क्या, √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो फिर से आप रिलेट कर पाएंगे। सो v का जो फॉर्मूला आ गया, मैं उसको दोबारा यहां पे लिख देता हूं क्योंकि वो लोगों से कई बार कवर हो जाता है वीडियो में। तो v इज इक्वल टू आइदर इट इज √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, या फिर √2gl साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, राइट। अगर आप ये फॉर्मूला भी यूज करें तो बेटा v क्या था, यूज तो 0 है, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, तो v किसके इक्वल था, √2a इंटू डिस्प्लेसमेंट या l। तो देखो √2l और a की वैल्यू क्या है, g साइन थीटा अपॉन दिस। तो अगर ये पहले है तो आप वो फॉर्मूला यूज कर लो, या एक्सेलरेशन डिटरमिन करनी है तो आप यहां से पहले v निकाल लो, फिर वो फॉर्मूला यूज करके आपको एक्सेलरेशन भी मिल सकती है। तो अगर कोई बॉडी जस्ट स्लिप करते हुए नीचे आए तो उसकी वेलोसिटी होती है √2gh। अब वहां बस उसकी जगह पे डिनोमिनेटर में आ गया अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, या फिर उसकी जगह आता है अगर gh √2gh ले सकते हैं इधर, और एक्सेलरेशन अगर अलोंग द प्लेन लेनी है, a की वैल्यू लेनी है, तो फिर √2al। तो वहां से ये दोनों फॉर्मूले आपके पास आ चुके हैं। जब v आ गया बेटा, तो अब टाइम टेकन टू रीच बॉटम, अब टाइम टेकन कितना वक्त लगा होगा इसको नीचे तक पहुंचने के लिए। जब v आपके पास है, a आपके पास है, तो क्या आप t की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है। या s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी कर सकते हैं, या v इज इक्वल टू u प्लस at। अब देखिए बेटा, u तो 0 है, सिंस u इज 0 तो टाइम टेकन क्या हो जाना चाहिए, इट शुड बी v अपॉन a। v की वैल्यू आपके पास है, a की वैल्यू आपके पास है, ठीक है। दोनों को पुट करो, v अपॉन a करके देखो जरा। चलिए, तो यहां से अगर आप ये वैल्यू यहां पुट करें, अदरवाइज आप s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं।
T इज इक्वल टू √2s अपॉन ए, ठीक है। तो आइदर आप ये यूज कर लीजिए, आपके पास ऑप्शन है बेटा, यहां से करोगे तो भी टाइम की वही एक्सप्रेशन आएगी, या आप ये कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट L इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u तो जीरो है, फर्स्ट टर्म जीरो होगी, तो दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू √2l अपॉन a। दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप उठा लीजिए, आपके पास अपने आप सॉल्यूशन आ चुका होगा। कैसे, ये मैं यहां पे अगर करके दिखाऊं आपको, दोनों में से कोई एक उठा लो जो आपको कन्वीनियंट, आइदर v इज इक्वल टू u प्लस at यूज कर लो और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो चलिए अगर ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करता हूं, तो यहां से टाइम टेकन टू रीच बॉटम, आपके जो नोट्स हैं बेटा उसमें मैंने कंपैरिजन दिखाया, प्योर स्लिपिंग का भी, उसमें v की वैल्यू क्या है, और प्योर रोलिंग में v की, t की, a की, वो यहां पे सामने दिखाया हुआ है मैंने कंपैरिजन करके, तो बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। तो चलिए, तो t की वैल्यू है √2l अपॉन a, a की वैल्यू क्या है, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर, यही आना चाहिए, यस और नो, ठीक है। तो या तो ये होगा टाइम, अदरवाइज L की वैल्यू अगर आप h अपॉन साइन थीटा पुट करें, तो नॉर्मली अगर हाइट, ज्यादातर आपको हाइट गिवन होती है, और हाइट ना भी गिवन हो, थीटा गिवन हो, L गिवन हो, हाइट आप निकाल सकते हैं, तो h वाला फॉर्मूला ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो ये आ जाएगा बेटा ट्वाइस L को अगर मैं लिखूं h अपॉन साइन थीटा, तो अपॉन g, अब साइन का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि L की वैल्यू क्या है, h अपॉन साइन थीटा। तो यहां से देखिए टाइम की वैल्यू आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा का रूट क्या होगा, साइन थीटा, तो 1 बाय साइन थीटा को बाहर ले आओ, इंटू √2h अपॉन g। नॉर्मली अगर बॉडी सीधा नीचे आती है तो कितनी वेलोसिटी होती है, √2h अपॉन g, याद है ना आपको, सॉरी √2gh, हाँ, तो बॉडी किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करती है, √2gh। लेकिन अब की बार यहां पे फॉर्मूला आ रहा है √2h अपॉन g टाइम्स 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन r, सॉरी हाँ टाइम की बात कर रहा था, इट्स नॉट वेलोसिटी, इट्स टाइम। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में नीचे आती है, कभी भी अगर आप बॉडी को ड्रॉप करते हैं, तो टाइम ऑफ फॉल उस बॉडी का कितना होता है, अगर आप स्ट्रेट लाइन में बॉडी को ड्रॉप करें तो हाइट h से फॉल करने में टाइम ऑफ फॉल होता है √2h अपॉन g। लेकिन अगर इंक्लाइन सरफेस पे बॉडी स्लिप करते हुए आती है, कोई फ्रिक्शन ना हो, तो वहां पे टाइम का फॉर्मूला होता है 1 बाय साइन थीटा इंटू √2h अपॉन g। और अगर रोलिंग में आए तो 1 बाय साइन थीटा इंटू √2h अपॉन g, और साथ ही साथ एक ये फैक्टर आ जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। सो दिस इज ऑल इन दिस, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी, और इसके बेसिस पे अब कैसी भी प्रॉब्लम आपके सामने आए, आप उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे अगर ये लॉजिक्स आपको याद है। जैसे मान लीजिए कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सपोज एक सिलेंडर है, ये उसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है, इस सिलेंडर के ऊपर हमने एक रस्सी टाई अप की, इसको हमने टाई अप किया इस तरह से इसके अराउंड बांध के, और यहां पे हमने एक मास सस्पेंड कर दिया m। अब ये मास a नीचे आएगा तो किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, ये यहां पर इसकी एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए। सपोज यहां पे एक्सेलरेशन a है, तो इसका वेट कितना है mg, यहां पर टेंशन कितनी है t। तो एक बात, पहली चीज mg माइनस t इज इक्वल टू m इंटू a, एक इक्वेशन ये आ गया आपके पास। दूसरा जो टॉर्क होगा बेटा, टॉर्क क्या होगा, टेंशन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। यहां से t की वैल्यू निकालोगे, t क्या आ जाएगा, m टाइम्स g प्लस a। t की वैल्यू निकाल के t इंटू r क्या होगा, टॉर्क। ऑल्सो टॉर्क इज इक्वल टू i इंटू अल्फा, और अल्फा को आप लिख सकते हैं i इंटू a अपॉन r। यहां से इन दोनों को इक्वेट करो, तो इन दोनों को अगर इक्वेट करोगे t इंटू r इज इक्वल टू i इंटू a अपॉन r, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी i इंटू a अपॉन आर स्क्वायर। जैसे वहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू आई थी i इंटू a अपॉन आर स्क्वायर, तो यहां पे टेंशन की वैल्यू आ गई i इंटू a अपॉन आर स्क्वायर। बस इसको उठा के इसमें पुट कर दो, अपने आप आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी।
इस वैल्यू को उठा के, अब मैं ये शॉर्टकट में कर रहा हूं, आई होप अब आप कर पाएंगे। mg माइनस टी इज m इंटू ए। टेंशन की वजह से, चूंकि टेंशन यहां पे इधर भी एक्ट कर रही है, तो इस व्हील पे टॉर्क एक्ट करेगा, तभी ये व्हील रोटेट करेगा। जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगी, इसके ऊपर रस्सी वाइंड की है, ये अनफोल्ड होगी तो ये व्हील रोटेट करेगा। ये सिलेंडर हो, व्हील हो, कुछ भी हो, ये रोटेट करेगा। तो टॉर्क T इंटू आर भी है, टेंशन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और टॉर्क I इंटू अल्फा। अल्फा को A अपॉन आर लिख सकते हैं, इन दोनों को इक्वेट करोगे, टेंशन आ गई I A अपॉन आर। अब फॉर्मूला आ जाएगा mg माइनस टी, जैसे पहले था mg माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्लाइंड प्लेन पे, दैट इज m इंटू ए। तो यहां से t क्या होगा, m टाइम्स g प्लस ए। यहां बजाय इसके आप m टाइम्स g प्लस ए लिखने की बजाय mg इज इक्वल टू t प्लस एम ए। टी की वैल्यू क्या है, आई ए अपॉन आर का स्क्वायर प्लस एम ए, ठीक है। अब a कॉमन आ गया, और i को अगर मैं लिखूं एम के स्क्वायर, i को लिख दें अगर हम एम के स्क्वायर, तो m भी कॉमन आ गया, m इंटू ए टाइम्स के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1 आ गया। और यहां पर क्या है, mg, m और m कैंसल आउट हो गए, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी g डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जहां था g साइन थीटा, क्योंकि अब इंक्लाइंड प्लेन अब सीधा नीचे आना, तो g साइन थीटा की जगह सिंपली g अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा आप इंटरप्रेट कर पाएंगे अगर ये बेसिक्स आपको क्लियर हो चुके हैं। आप इसको एक दो बार रिपीट कीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज ग्रेविटेशन। तो बेटा आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।